हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग तीसरे मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और एक ऐसा ही मॉडल पेपर होने वाला है जो कि आप अपने शिफ्ट को आसानी से पास करने वाले हैं। आप जानते हैं कि यूपी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे क्वेश्चनों का लेवल बदल चुका है, एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। तो इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 65 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के कंप्लीट एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ओके, हर एक क्लास में आप सभी का टारगेट भी होता है, तो इस क्लास में भी आप सभी का टारगेट रहेगा 65 सवाल में से 37 सवाल आप सभी को सही करने होंगे और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही होने वाला है कि जितने भी अब यूपी के एग्जाम हो रहे हैं, एक भी एग्जाम में आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। जैसे पहले यूपीएसआई में नहीं हुआ, उसके बाद यूपी होमगार्ड में नहीं हुआ, अब जो आपका पेपर होगा 8 जून से यूपी पुलिस कांस्टेबल का, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो एक तरह का मान के चलिए कि 8, 9, 10 जून का ये क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। तो काम आप क्या करेंगे, इन 65 सवाल को हल करेंगे और सारे सवालों का उत्तर आप खुद से करेंगे। टारगेट है कि कम से कम 37 सवाल तो आप खुद से सही कर ले। इस क्लास में सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, प्लस एग्जाम ओरिएंटेड जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा केवल 2 घंटे में समाप्त होगा, यानी कि 120 मिनट में आप सभी का पूरा पेपर होगा। इसी 120 मिनट में 38 सवाल जीके मिलेंगे, 37 सवाल हिंदी के मिलेंगे, 20 सवाल गणित के मिलेंगे, सबसे कम गणित के सवाल आएंगे इस बार। ठीक है, 55 सवाल रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, 150 सवालों का आपका पूरा पेपर होगा। एक सवाल आप सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो टारगेट हम आपको बता दे रहे हैं कि 38 सवाल में से कम आप सभी का 34 सवाल का होना चाहिए टारगेट रियल पेपर में। उसके बाद 37 सवाल जो हिंदी के आएंगे, इसमें आप सभी का टारगेट 35 का होना चाहिए। और डेली क्लास में भाई हम आपको बताते हैं कि गणित में 15 बस आप स्कोर करिए। प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लगा लीजिए, यूपीएसआई का जितना भी आपका 13, 14, 15 मार्च को पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग जो 55 सवाल आएंगे भाई, 50 सवाल टारगेट रखिएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे ये 35, 15, 50, 50, 50, 100, 134 सवाल हो जाएगा, 150 सवाल आएगा। यदि आप मान के चलिए कि 134 सवाल सही कर लेते हैं तो भाई आप किसी भी कैटेगरी से है तो आप एक सीट पक्की करने वाले, आप अपने कट ऑफ को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों जैसे जैसे सवाल आएंगे पेपर में वैसे वैसे सवाल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर भी पूछेंगे, तो स्कोर जरूर बताइएगा कि आज के इस तीसरे मॉडल पेपर से आप सभी का स्कोर कितना रहा। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो अहमदाबाद को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से किस देश में ट्विटर का मुख्यालय स्थित है? आप जानते हैं कि सोशल मीडिया से कम 3 से 4 सवाल हर बार पूछे जाते हैं। इस बार देखते हैं कितना सवाल आता है, लेकिन हमें सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे सवालों को पढ़ना है। ठीक है, किस देश में ट्विटर का मुख्यालय स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, इंडो आर्यन भाषा समूह किस परिवार से संबंधित है? इंडो आर्यन भाषा समूह ये किस परिवार से संबंधित है? तो ये इंडो यूरोपियन भाषा समूह परिवार से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सवाल। तो साथियों भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? तो देखिए वित्तीय आपातकाल की बात हुआ है तो अभी एक बार भी नहीं हुआ है, यानी 0 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेगा तो 3 बार हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? ये तो बहुत बेसिक सवाल है। कुछ सवाल आपको बहुत बेसिक मिलेंगे, कुछ सवाल बहुत हार्ड लेवल के मिलेंगे, कुछ ऐसे सवाल पेपर में रहेंगे लगेगा कि इसका तो चारों ऑप्शन सही है।
ऐसा अनुभव आपको, ऐसा एक्सपीरियंस आपको होने वाला पेपर में। लेकिन तैयारी वैसे रखिए कि हर एक सवाल का उत्तर आपको बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था? तो 919 था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत में हरित क्रांति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो साथियों, भारत में हरित क्रांति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? हरित क्रांति की शुरुआत लगभग 1966 में हो गई थी ना, 1966-67 में। तो इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो साथियों, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, प्राकृतिक गैस के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो साथियों, प्राकृतिक गैस के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिए। और साथियों, सबसे पहले आप लोग भाई ये 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अपने पास मंगाकर ये मेरे दोस्त 1500 नए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। एक टेस्ट जब आप ओपन करेंगे ना तो आपको 150 सवाल मिलेंगे। आप जानते कि 150 सवाल आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से 38 सवाल जीके रहेगा भाई, 37 सवाल हिंदी रहेगा। इसमें देखिए हमने मैथ का कुछ सवाल बढ़ा दिया है, 38 सवाल मैथ का रखा है और 37 सवाल रीजनिंग का। इसलिए क्योंकि रीजनिंग देखिए कम ही आपका टॉपिक है, उसी से सवाल आपके पेपर में लगभग एक टॉपिक से मैंने देखा है कि 3-4 सवाल आते हैं। ठीक है, तो साथियों आप मैथ के क्वेश्चनों का अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो भाई इसको आपको जरूर ले लेना है, सबको ले लेना है एग्जाम से पहले। इसमें आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होने वाली है। तो जिनको भी चाहिए भाई पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रखिए। ओके मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा इनमें से कौन सी है? तो वो जलोढ़ मृदा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, नव्या योजना किस राज्य की योजना है? नव्या योजना किस राज्य की यह योजना है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, नव्या योजना। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? बताएंगे आप सभी लोग। तो वो अनुच्छेद 329 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है। दिन की 3 क्लास लग रही है और आज तो भाई आपका अलग से हिंदी की भी क्लास लगने वाली, बहुत ही शानदार तरीके से, वो भी स्टार्टिंग से। जितना भी आपका भाई यूपी में एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, A to Z, जीके और यूपी जीके प्लस हिंदी के, बहुत ही शानदार तरीके। इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा कि वो क्लास आए तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। ठीक है, पंपास ये किस में? समशीतोष्ण घास के मैदान है। पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? तो कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग हो जाता है? तो भाई जीवाणु के कारण। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनाई गई थी? साथियों, मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ पर बनाई गई थी? तो बॉम्बे शहर में बनाई गई थी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, कटऑफ को क्लियर करना है भाई, टारगेट हमेशा याद रखिएगा, 134 से 135 सवाल का टारगेट रखना है।
15 साल मान के चले गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। आप देख रहे हैं कि यूपी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं कट ऑफ या तो बहुत कम हो रहा है या तो बहुत हाई हो रहा है। आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। पहले तो आपका भाई यूपीएसआई हुआ 370 नंबर तक चला गया, तब पर भी कई स्टूडेंट का नहीं हुआ। उसके बाद यूपी होमगार्ड अभी रिजल्ट आने वाला है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप सभी के बीच में। देखते हैं 1912 महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने रखा था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता कौन थे, तो सिद्धू मुर्मू थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, कौन सी नदी उत्तर में उलर झील में और फिर बारामूला में बहती है। तो साथियों वो कौन सी नदी है, उत्तर में उलर झील में और फिर बारामूला में बहती है, तो वो झेलम नदी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। तो साथियों किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है बताएंगे आप सभी लोग, तो बुध ग्रह के नहीं है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, वर्ष 1893 ईस्वी में किसने गणपति उत्सव का प्रारंभ किया था। तो साथियों वर्ष 1893 ईस्वी में किसने गणपति उत्सव का प्रारंभ किया था, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति उत्सव का प्रारंभ किया था, जो कि वर्ष 1893 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, रऊफ निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो साथियों रऊफ है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है, तो ये जम्मू और कश्मीर का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, अली अकबर खां ये कौन से वादन के लिए जाने जाते हैं बताएंगे आप सभी लोग। अली अकबर खां ये कौन से वादन के लिए जाने जाते हैं, तो सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, छन्नूलाल मिश्रा किस संगीत वंश से संबंधित है। यानी जो छन्नूलाल मिश्रा है ना वो किस संगीत घराने से संबंधित है, ये सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है। तो वो किराना संगीत घराने से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके लास्ट में स्कोर पूछेंगे भाई, ध्यान रखिएगा। यदि आप सभी का 37 सवाल सही होगा तभी अपने कट ऑफ को क्लियर करेंगे। हर एक सवाल का उत्तर आप सभी को करना है। ओके तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो सर ये तो 2005 में की गई थी ना। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये तो आसान सवाल हो गया भाई कि भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, फोडोंग मठ ये कहाँ पर स्थित है। फोडोंग मठ ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरते हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यही तो सवाल आपके पेपर में आएगा इस बार कि भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो दोस्त मेरे केबुल लामजाओ वो राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि दिनांक किस तारीख को मनाई जाती है बताइए। स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि किस तारीख को मनाई जाती है, तो सर ये 4 जुलाई को आने वाला है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या बनेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता था बताइए साथियों। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है, तो ध्यान रखिएगा मेडिसन कीज ने जीता था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, वर्ष 2025 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बताइए। वर्ष 2025 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो सर जी 7 व्यक्तियों को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, सागर कवच अभ्यास किसने आयोजित किया। तो साथियों सागर कवच अभ्यास किसने आयोजित किया था, तो ध्यान रखिएगा भारतीय तटरक्षक बल ने आयोजित किया था सागर कवच को। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, जन्नत किस प्रकार का शब्द है। अब साथियों हिंदी का सवाल आ गया। इस बार भाई टारगेट रखिएगा, हिंदी में तो हम आपको 35 का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए कि हिंदी में 37 का 37 सवाल से होना चाहिए। हिंदी तो है भाई, हम यूपी में रहकर हिंदी के सवाल गलत करते तो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। जिस तरह से भाई एसएससी जीडी के पेपर में इस बार हिंदी ने सबको परेशान किया था, आपने देखा होगा भाई, कहीं से सवाल पूछ दे रहे थे जो सिलेबस में नहीं था, है ना। तो लेकिन यूपी के एग्जाम ऐसा नहीं होने वाला, जो सिलेबस दें वहीं सवाल आएंगे भाई, ठीक है। तो भाई टारगेट रखिएगा हिंदी में पूरे के पूरे सवाल के उत्तर सही करें, ठीक है। जन्नत किस प्रकार का शब्द है, तो ये ना अरबी है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, मनोबल में कौन सी संधि है। साथियों मनोबल में कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, निम्नलिखित वाक्य का काल भेद बताइए। उसने खाया है, उसने खाया है, तो साथियों उसने खाया यानी कि वो पूर्ण वर्तमान काल है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है, यानी प्रिय बोलने वाली वह स्त्री, इसके लिए एक सार्थक शब्द बताना है। तो प्रिय बोलने वाली वह स्त्री के लिए प्रियनवदा बोलेंगे, क्या हो जाएगा भाई, प्रियनवदा, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है, तो वो वकील एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। भगवान को फूल अर्पित करो, बताइए साथियों, तत्सम से बताना है भाई, वो भी फूल का, हमने ये सवाल किया है क्लास में, फूल का तत्सम शब्द पुष्प होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जिसके समान कोई दूसरा न हो। इसके लिए सार्थक शब्द बताइए जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी कि अद्वितीय हो जाएगा, जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो साथियों निर्देशक चिन्ह इनमें से कौन सा है, निर्देशक यानी कि ये वाला कौन सा चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि भाई आज 19 मई हो चुका है, पेपर 8 जून से, तो आज का दिन और इसमें 11 दिन और उसमें 8 दिन, भाई अब 20 दिन का भी समय तो नहीं बचा है हमारे पास। निर्देशक चिन्ह की बात हो गया, बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसलिए कर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। तो साथियों जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहेंगे, तो इसे कर्म कहेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, कारक के कितने भेद होते हैं। तो साथियों कारक के कितने भेद होते हैं, तो सर जी 8 होते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो साथियों राधा जो गौर है वर्ण की सुंदर महिला थी, तो वाक्य में प्रयुक्त जो वर्ण है ये शब्द किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो भाई यानी राधा गौर रंग की सुंदरता, यानी जो वर्ण जो है ना वो किसको व्यक्त करता है, रंग को व्यक्त कर रहा है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद कौन सा है। तो साथियों विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद इनमें से कौन सा है। तो इसमें से भाई विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद की बात करें तो कुंडलिया है, ठीक है, बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करिए। तो साथियों जो आज हिंदी क्लास आएगी ना वो आपको टॉपिक वाइज मिलने वाली, मतलब कि आज की क्लास में हम लोग लगभग 4 से 5 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। आपके हिंदी के जो मेजर टॉपिक है भाई, जो पेपर में आएंगे सवाल, वो सारे क्वेश्चन हम आपको इसी महीने में कंप्लीट कराने वाले, क्योंकि 1 जून से तो भाई हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्त मेरे एक भी क्लास मिस मत करिएगा आप लोग। सही वर्तने वाले शब्द बताइए। सुषमा को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को,
कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो साथियों कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो सर जी सदुक्कड़ी थी ना। डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। हिंदी वर्णमाला में छत्र ज्ञ स्र क्या है? तो साथियों हिंदी वर्णमाला में छत्र ज्ञ स्र क्या है? ये कौन से व्यंजन है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए सर जी संयुक्त व्यंजन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी से, या तो ये पूछ देता है या तो य र ल व पूछ देता है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन, फिर इसको साथ ही ये हो गए, और एक आपसे पूछते उष्मा व्यंजन पूछ देता है, जो तीनों स और एक ह, ये कौन से व्यंजन है? ये उष्मा व्यंजन है। य र वाला अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ त ज्ञ स्र, यही तीनों में से सॉल्व पूछ देगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व और उष्म व्यंजन स स ह। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। सविता पढ़ना लिखना जानती है, यानी पढ़ना लिखना जानती, इसका मतलब कि वो साक्षर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना किस ईस्वी में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना? तो दोस्त मेरे 1893 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को। अब साथियों हम लोग रीजनिंग के सवाल को डिस्कस करेंगे। जैसे साथियों आपके पेपर में रीजनिंग के 55 सवाल आएंगे, तो दोस्त मेरे आप कैलेंडर के सवाल पढ़ लीजिएगा, आकृति के सवाल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए 55 सवाल जो आएंगे ना, 55 तो टॉपिक है नहीं, जो भी टॉपिक के सवाल आएंगे, जैसे आपका ये श्रृंखला का है, तो श्रृंखला का मान के चलिए कि आपके पेपर में 4 से 6 सवाल देखने को मिलेगा। एक ही कॉन्सेप्ट से भाई 4 से 6 सवाल आपके पेपर में आएंगे घुमा फिरा कर। ठीक है, तो डरने के बात नहीं, रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर करने वाले इस बार। जैसे ये देखिए निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा? 12, 23, 34, 45 प्रश्नवाचक चिन्ह है। 12, 23, 34, 45 प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो क्या आएगा? आप सभी हल करके बताएंगे। जैसे 12 से 23 तो ये देखिए बढ़ा है, तो इसमें +11 किया है। 23 से 34 इसमें भी +11 किया। 34 से 45 इसमें +11 कर दिया, यानी कि 45 में हम इस बार +11 कर देंगे, तो 45 में 11 करेंगे कितना आएगा? 4 1 5 5 1 6, यानी 56 आ जाना चाहिए। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? 56 आएगा, जो कि सी ऑप्शन दे रखा है, राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? यदि साथियों किसी भी सवाल पे डाउट हो बिल्कुल भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात करिए। 2 3 3 4 3 6 5 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसमें हमें बताना है भाई, बीच वाले में बताइए। पहले तो हमें इन दोनों को समझना पड़ेगा, जो आपका पहला आकृति दिया है, दूसरा आकृति दिया है ना। समझिए कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, कौन सी नंबर आएगी? 8 आएगा, 16 आएगा, 12 या 10 आएगा? हल करके बताइए। थोड़ा सा लॉजिक इसमें तो भाई पूछा है, देखते हैं। जैसे इसको हल करेंगे तो हमें दोस्त मेरे बीच वाला देखिए, जैसे बीच वाला पूछा है, तो यानी कि हमें इन दोनों का इस्तेमाल करके बीच वाला ला सकते हैं हम लोग। यदि साथियों हम ऐसा काम करते हैं, 3 दूना 6, 6 का आधा हो जाएगा भाई 3। यदि देखिए ऐसे हो सकता है क्या, 2 तिहाई 6 और इसका आधा 2 से भाग कर देंगे। देखिए पहले 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया 6, और इसका आधा करेंगे 3 हो जाएगा। देखिए बीच में हो जाएगा भाई 3। क्लियर? अब देखिए ये वाला इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुणे 3 और भाग 2 यानी आधा, 4 3 12 और आधा 2, यानी कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। देखिए बीच में 6 दे रखा है, यानी साथियों अगर अलग अलग जो दिया इसका मल्टीप्लाई किया है, यानी 5 4 है, तो यानी कि 5 गुणे 4 पहले कितना आएगा? 20 आएगा। 20 में 10 का भाग कर देंगे, 10 आ जाएगा, यानी 20 में 2 का भाग करेंगे 10 आएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ पे 10 आएगा, जो कि डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? ये सवाल सभी को समझ में आ गया? आसान सवाल थे भाई ये तो। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि आप शुरुआत में उत्तर से 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो अब आप किस दिशा में देख रहे हैं? तो साथियों हमने 2 दिन से वामावर्त का करवा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज का करवा रहे थे, इस बार दक्षिणावर्त दिया। दक्षिणावर्त मतलब जानते ना कि क्लॉकवाइज। क्या गुरु? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे हम लोग चलते हैं?
ऐसे सीधे चलते हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज तो उल्टा ऐसे चल देते हैं हम लोग ना, लेकिन क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं सर जी? सीधा। दक्षिणावर्त मतलब यही होता है। आप देखिए सवाल, पहले दिशा आप जान लीजिए। जैसे देखिए दिशा हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप कहीं बैठिए, यही दिशा हमेशा रहता है। तो साथियों अब देखिए 270 डिग्री घूमना है, तो आप सोचेंगे 270 डिग्री होता कितना है? तो भाई देखिए ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी आपका 90 डिग्री का होता है। क्लियर? जब साथी इस तरह का सवाल दे तो आप इसमें उपदिशा बना लीजिए। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट होता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि उत्तर पूर्व में खड़ा है, तो यही होता है। ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट, कुछ भी लिख लीजिए, साउथ वेस्ट, ये आपका वेस्ट नॉर्थ। जब साथी उपदिशा बन जाता है ना, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये 90-90 डिग्री का होता है, जब ये उपदिशा बन जाएगा तो भाई 45-45 डिग्री के आपस में बढ़ जाते हैं, यानी ये 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को समझ में आया? जैसे स्टार्टिंग हमने आपको बताया था कि 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 90-90 डिग्री के होते हैं। जब साथी ना ये उपदिशा बन जाएंगे ना, ये जब उपदिशा बन जाएंगे तो ये 45 डिग्री का हो जाता है। भाई इनको जोड़ेंगे तो भाई 90 डिग्री आ जाएगा ना। ठीक है, अब ये समझिएगा आप लोग। अब देखिए सवाल में क्या दिया है कि फिर से हम लोग अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सवाल बोला कि यदि आप शुरुआत में उत्तर से यानी आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं ना, यहाँ से आप ना 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ से हम लोग दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे भाई। यानी नॉर्थ से यहाँ पे आ गए तो 45 डिग्री आ गए ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री पूरा होगा ना, 90 डिग्री आ गए। फिर ईस्ट से साउथ पे आ गए, फिर 90 डिग्री आ गए भाई। क्लॉकवाइज घूम रहे हैं नॉर्थ से, 90-90 180। अब 180 में फिर से 90 जोड़ देंगे 270 हो जाएगा, यानी साउथ से वेस्ट पे आ जाएगा। तो अब देखिए साथी, देखिए अब इनको जोड़िए, 90-90 80 180, 180 90 270। तो यही तो हमें घूमना था, दक्षिणावर्त नॉर्थ से यानी उत्तर से। तो हम कहाँ पर आ गए? हम गुरु आ गए नॉर्थ से वेस्ट पे आ गए, यानी कि पश्चिम पर। अब आप किस दिशा में देख रहे हैं? पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 270 डिग्री होगा, वो भी जब उत्तर से आप 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते यानी क्लॉकवाइज घूम रहे। तो क्लियर? इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। सभी को समझ में आया? इस सवाल का राइट आंसर कैसा है? ऑप्शन है। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। पी का रिलेशन क्यों है, तो टी का रिलेशन क्या बनेगा? तो सर जी पी का रिलेशन क्यों दिया है? तो पी देखिए तो 16 होता, क्यों होता 17, तो इसमें तो भाई +1 कर दिया है। तो पूछा किसका है? टी का पूछा है, तो टी होता है 20, 20 में +1 कर देंगे तो 21, 21 पे कौन होता है? यू होता है, यानी टी का रिलेशन क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो बहुत आसान सवाल था भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि बियर को 25, 22, 26, 9 के रूप में कोडित किया जाता है तो टाइगर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो भाई इस सवाल का आप उत्तर निकालेंगे, आप सभी हल करेंगे। ओके, हम लिख रहे हैं, आपका उत्तर आ जाना चाहिए। बियर का कोड कितना दिया है भाई, इसको हम लिख लेते हैं 25, 22, 26, 9। जितना अक्षर है उतना कोड किया है, दिमाग लगाइए। तो साथियों ये सवाल आपके लिए होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताएंगे बी का 25 कैसे लिख सकते हैं? जब आप बी का कोड करेंगे तो सर जी 2 ही आता है, लेकिन लॉजिक लगाइए। यदि आपको हर एक अक्षर का उल्टा मालूम है तो आप बता सकते हैं। बी का उल्टा क्या होता है? तो सर जी वाई होता है। ई का उल्टा क्या होता है? भी होता है। ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। आर का उल्टा क्या होता है? आई होता है। अब बताइए कि वाई का कोड तो 2500 होता है ना, भी का कोड 2200 होता है ना, जेड का कोड 2600 होता है ना, आई का कोड 9 होता है ना। यानी जो बियर लिखा है ना, इसका अपोजिट हर एक अक्षर का कोड किया है ना मेरे दोस्त। जैसे बी का उल्टा वाई तो वाई का कोड 25 कर दिया, ई का उल्टा भी तो इसका कोड 22 होता है, ए का उल्टा जेड तो इसका कोड 26, आर का उल्टा आई तो इसका 9। तो पूछा किसका? टाइगर का। तो टाइगर का तो सबसे पहले हम अपोजिट लिखेंगे, TIGER। टी का उल्टा GT रोड होता है, आई का उल्टा R, जी का उल्टा T, ई का उल्टा भी, आर का उल्टा आई। तो जी का कोड 7, आर का कोड 18, टी का 20, भी का 22, आई का 9। तो 7, 18, 20, 22, 9। 7, 18, 20, 22, 9 कौन सा ऑप्शन है?
7, 18, 20, 22, 9 डी ऑप्शन। तो इस सवाल का भाई डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? ओके, चलिए साथियों, रीजनिंग के लिए भाई अब क्लास को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से विषम छाटिए, क्योंकि भाई देखिए आपका एक लाइक ही और एक सब्सक्राइब तो ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर पाते दिन रात, ठीक है मेरे दोस्त। आप देखिए इस सवाल का राइट आंसर बताइए, विषम छाटना आप सभी को 652 विषम है कि 5 है कि 25 है कि 125 है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। 3 ऑप्शन सेम है लेकिन एक ऑप्शन आपका थोड़ा सा अलग है, वही विषम बताना है। तो गुरु देखिए, जैसे 5 है, ये 5 से भाग हो जाएगा, 25 भी 5 से भाग दे देगा, 125 भी 5 से भाग देगा। लेकिन साथियों क्या आप 5 का भाग 652 में कराएंगे तो भाग दे देगा? नहीं दे पाएगा। तो यही से क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। क्योंकि भाई 5, 25, 125 ये 5 से विभाज्य है, लेकिन 652 ये 5 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए ये विषम है भाई। ऑप्शन ए 652 बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? बताइए, चारों ऑप्शन ही देखना पड़ेगा, देखना होगा कि किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ इस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल जैसे कि 2, 3, 4 या कहीं हो सकता है कि 7 के बाद 9 दे दे, लेकिन इसी क्रम होना चाहिए। 7 के बाद डायरेक्ट 5 नहीं आना चाहिए, जैसे 7 पे जी के बाद डायरेक्ट आपका सी नहीं होना, छोटा नहीं होना चाहिए, क्रम वाइज होना चाहिए। जैसे देखिए पहला ऑप्शन को यदि हम चेक करेंगे तो क्लॉप्स, देखिए ये तो सी है, फिर देखिए ये 15 हो गया, फिर देखिए L 12 हो जाता है, लेकिन पहला L 12 हो गया तो ये क्या है, क्रम में नहीं है ना। यदि साथियों ना 3, 15 के बाद कोई 17 रहता, कोई 18 रहता, या कोई 22 रहता, या कोई 26 रहता, तब ऐसे चल जाता है। लेकिन ये देखिए 15 के बाद फिर 12 आ गया, फिर देखिए O आ गया, फिर P देखिए यस, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी चेक करिए, E देखिए आपका 5 होता है, N 14, भी आपका 22, ठीक है, लेकिन E देखिए फिर आ गया बीच में, तो ये नहीं होगा अभी। अब ब्लूप्स देखिए, जैसे बी देखिए 2 होता है, यल होता है 12, ओ होता है 15, और फिर देखिए ओ होता है 15 और पी होता है 16, यस देखा 19। अब देखिए ये क्रम है कि नहीं, क्यों ना भाई 1, 2, 3, 4 इस क्रम है, लेकिन देखिए 2 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 का 15, फिर 16, फिर 19। ऐसा नहीं कि भी ऊपर नीचे हो रहे हैं कि 15 के बाद फिर से आपका 12 आ जा रहा, नहीं, बिल्कुल क्रम में चल रहे हैं ये। अब एड्रॉप्स का देखिए, ए होता है 1, डी होता है 4, आर होता है 18, ठीक है, फिर ओ देखिए 15 आ गया, फिर देखिए छोटा आ गया, 18 से बड़ा होना चाहिए, कम आ गया। तो ब्लूप्स जो है ना आपका, ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। जब भी इस तरह का सवाल है ना, तो इसी तरह आप चेक करिएगा अपने पेपर में, गलती मत कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या बनेगा? किसी कूट भाषा में 693 का अर्थ है वाटर इज ड्रिंक, 316 का अर्थ है जूस इज ड्रिंक, और 219 का अर्थ है वाटर और जूस। तो और के लिए कूट ज्ञात करें, बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? ये भी अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ये सवाल आएगा भी, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आएगा। जैसे देखिए इस बार और का कोड पूछा है ना, तो आप क्या करें, पहले देखिए किसमें और है। तो साथियों हमें केवल एक जगह और दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए, और इसमें देखिए और नहीं है, इसमें भी और नहीं है, यानी कि हमारा कोड इसमें नहीं मिलेगा भाई। जिसमें और रहेगा उसी में आंसर आएगा, जो पूछता है तो जिसमें रहता है उसी में आंसर आएगा। तो और पूछा तो हमारा कोड इसी मिलेगा 219 में। अब 219 मिलेगा तो नंबर को लिख लीजिए आप लोग। देखिए पहला कोड आपका 693 किया है, पहला वाला, दूसरा वाला 316 किया है, और तीसरा 219। तो और देखिए इसी में है, तो हमारा आंसर इसी में आएगा। हमारा न तो इसमें आएगा न तो इसमें आएगा, क्योंकि और इन दोनों में है नहीं, ठीक है। तो एलिमिनेट कर लीजिए, जैसे देखिए 9 इसमें है, 9 इसमें है, तो कट जाएगा भाई। फिर देखिए 1 इसमें है, 1 इसमें, तो कट जाएगा। बच रहा कौन सा, केवल 2 बच रहा है, तो यही क्या हो जाएगा कोड आपका 2 हो जाएगा और का। तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा ना, बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। जब भी इस तरह का सवाल है तो ऐसे आप सभी को सवाल को टैकल करना है, हल करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखें, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, बताइए भाई। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए, बताएंगे आप सभी लोग। भाई अच्छा सवाल है, ये आकृति दिया आपका, कितना लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन, फिर इधर से 1 लाइन 2 लाइन। तो भाई इस तरह का सवाल आप कैसे,
निकालेंगे, कुल वर्गों की कुल संख्या कितनी निकालेंगे। तो जैसे देखिए 1 2 3, ऊपर से नीचे भी 1 2 3, क्या हो जाएगा, कुल वर्गों की संख्या निकालते तो क्या कर देंगे भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 1 14 हो जाएगा। 1 4 1 5, 5 9 14, यानी कि दी गई आकृति में वर्गों की कुल संख्या कितनी है, 14 है, पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, सिंपल सा। ठीक है, जब इस तरह का सवाल है ना तो ऐसे आपको हल करना है, 1 2 3 लिख लेना है और जितना भी है उसका स्क्वायर करते देना है भाई। क्लियर। ऊपर भी ऐसे आप वर्टिकल भी करिएगा, हॉरिजॉन्टल भी करिएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए हमने किया था ना 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3 लिख लीजिएगा आप लोग, ऐसा आप सभी को समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। निम्नलिखित में से विषम का चयन करिए। बताइए साथियों इसमें विषम कौन सा है, ए है, एफ है, ई है या जेड है, कोई बता सकता है। कितना आप दिमाग लगा सकते हैं इस सवाल में, कहाँ तक आप सोच सकते हैं इस सवाल को हल करने के लिए, बताइए जरा। तो बेस्ट सवाल है भाई ये आपके लिए। तो साथियों ध्यान रखिए, जब इस तरह का सवाल है आपको रेखा देखना है। जैसे ए देखिए 3 रेखा से बना है ना, ए सर जी 3 रेखा से बना है ना साथियों। एफ भी देखिए 3 रेखा से बना है, 1 2 3, ये भी 3 रेखा से बना है। ई भी, ई साथियों 4 रेखा से बना है। जैसे देखिए 1 2 3 4, तो जो ई है वो कितनी रेखा से बना है, 4 रेखा से बना है। उसका देखिए जेड क रेखा से बना है, 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, यानी जेड भी आपका 3 रेखा से बना है। तो जैसे साथियों ए आपका 3 रेखा से बना है, एफ आपका 3 रेखा से बना है और जेड 3 रेखा से बना है, लेकिन जो ऑप्शन सी है ई जो है वो 4 रेखा से बना है, तो यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, है ना मेरे दोस्त। सभी को समझ में आया। जब अक्षर देना तो यही आपको दिमाग लगाना है भाई। यूपी आयोग आप सभी से कैसे भी सॉल्व पूछ सकती है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या बनेगा। यदि 10 अप्रैल 1990 को बुधवार था तो 10 अप्रैल 1994 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बता दीजिए भाई। तो सर जी कल हमने सॉल्व कराया था ना 10 अप्रैल 1990 को कौन सा दिन था भाई, बुधवार था। तो 10 अप्रैल 1994 तो कौन सा सप्ताह का दिन होगा, तो कॉमन है तो उसको काट दिए, 10 से 10 काट दिए, अप्रैल से अप्रैल काट दिए, 1900 से लेकर 1994 4 हो जाएगा, इसमें एक विषम दिन 5 दिन हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए 1991 से लेकर 1992 में 2 विषम दिन आते, तो 4 1 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 1 5। अब इस बुधवार में आपको 5 जोड़ना है बुधवार में। तो साथियों बुधवार आपका जैसे होता है ना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पे आपका कौन सा दिया है, ये आपका वेडनेसडे दिया है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 5 जोड़ेगा, यानी बुधवार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और इसके बाद मंडे। कितना हो रहा है आप सभी का, सोमवार हो रहा है क्या, बताइए। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार और सोमवार, तो सोमवार होगा भाई। बुधवार में आप 5 जोड़िए, आपका सोमवार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ओके दोस्त मेरे, अब वेडनेसडे में 5 जोड़ेंगे तो आपका सोमवार डायरेक्ट आएगा, तो इस साल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा भाई। दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए, जहां प्लस गुणा को दर्शाता है, गुणा माइनस को दर्शाता है, माइनस भाग को दर्शाता है और भाग प्लस को दर्शाता है। तो इस समीकरण का मान कितना होगा, बताइए, हल करके बताइए सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा। तो साथियों देखिए, तो पहले हम समीकरण को बना लेते हैं ना। 9 के बाद देखिए प्लस है, इसमें यहाँ पे देखिए 9 है तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस को क्या दर्शा रहा है, गुणा, तो प्लस कीजिए गुणा। 4 के बाद देखिए माइनस है, माइनस किसको दर्शा रहा है, माइनस भाग को दर्शा रहा है गुरु, माइनस भाग को, तो माइनस की जगह हम भाग रख देंगे। 6 के बाद देखिए फिर गुणा है, गुणा किसको दर्शा रहा है, गुणा माइनस को दर्शा रहा है, यहाँ पे देखिए गुणा माइनस को दर्शा रहा है, तो 6 हो जाएगा। फिर भाग है, भाग किसको दर्शा रहा है, प्लस को, यहाँ पे देखिए भाग प्लस को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसमें बॉर्डर स्कीम लगा देंगे दोस्त मेरे। 9 ×
4, देखिए 6 का भाग डायरेक्ट में 4 में नहीं जाएगा तो हम 4/6 कर लेंगे, -6 + 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, यानी 3 दूना 6 इधर से हो जाएगा, -6 इधर से +8। इतना हल करने भाई 9 × 4/6 हल करने में केवल 6 आ गया। अब देखिए ये +6, ये +8 है, ये +6, तो कितना हो जाएगा 14। पहले भाई जोड़ होता है, फिर उसका -6, तो कितना हो जाएगा 14 में 6 घटाएंगे 8 आएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्टली आंसर मेरे दोस्त। क्लियर? यहाँ तक आप सभी को किसी भी सवाल पे डाउट हो 2 कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या बनेगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? बताइए साथियों, ये सवाल कौन हल कर सकता है 1 मिनट के अंदर? बताइए ईमानदारी के साथ। सवाल को समझिएगा, पहले जल्दीबाजी में गलती मत कर दीजिएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 होती है ना, क्या ये अभाज्य संख्या होती है? ये भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल 1 से और अपने आप से कटती है और किसी भी नंबर से नहीं कटती है, प्राइम नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो साथियों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो 97 है ना, 97 है। ये केवल 1 और अपने आप से कटेगा और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11 होती है ना मेरे दोस्त। सबसे छोटी संख्या वैसे तो 10 होती है, लेकिन वो सम संख्या होती है। लेकिन सवाल बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इनके बीच का अंतर, तो 97 में से 11 माइनस कर दी, कितना होगा 86 हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भाई चैनल पे नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। अमर जो वो सचिन से 10% अधिक कुशल है। अमर जो है ना वो सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बता दीजिए भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जाना होगा, प्रश्नानुसार जाना होगा। जैसे अमर हो गया, बटे में सचिन हो गया, ए से अमर, या से सचिन। तो साथियों सवाल क्या बोला है कि अमर जो है ना वो सचिन से 10% अधिक है। यदि साथियों सचिन 10 है तो अमर को हम मान लेते 11 हो जाएगा। यही ना कि सवाल पूछा ना कि अमर जो है ना वो सचिन से 10% अधिक कुशल है। तो भाई 10%, 10/11 यानी 10 से 11 हो जाएगा। जब आप 10% को भाई फ्रैक्शन बदलेंगे 10/11/10 हो जाएगा नहीं, यही होगा ना। जैसे 10% 10/100 कितना होगा? 10 × 10, 1/10, तो 10 से 11 यानी 11/10 हो जाएगा। तो अमर आपका 11 हो जाएगा, सचिन 10 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब देखिए, तो सवाल क्या बोला है कि यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिनों में पूरा करता है, तो अमर अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बताइए भाई। अमर का हमें निकालना है, अमर निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा? तो सचिन से 10% अधिक हो गया, यानी सचिन कितना हो गया भाई? अमर के निकालना है तो 10 × 44 का पहले मल्टीप्लाई कर और अमर से 11 का भाग दे देंगे भाई। अमर का 11 है तो 11 44, 10 × 40, यानी टोटल अमर को कितने दिन लगेंगे काम को पूरा करने में? 40 दिन लगेंगे। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? पहले 10 का मल्टीप्लाई हमें भाई 44 में करना पड़ेगा, जो सचिन काम कर रहा है ना, इतना दिन कर रहा है, तो अमर का 11 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो हमें मालूम हो जाएगा कि पहले तो भाई 10 पूरा आपका 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि टोटल कितना काम कर रहा है सचिन, और उससे जो आपका अमर का उससे भाग करा दीजिए, तो 11 उससे भाग करा दिए, आपका आंसर हो जाएगा। 40 दिन लगेगा भाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और आखिरी सवाल आज के इस सेशन का आप सभी हल करेंगे। सिराज विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाता है। ठीक है सर जी। क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, हल करिए। सिराज विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर 32% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर अनुमानित सर जी सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 इसका, तो ये 32% का लाभ यानी कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा गुरु। 100 से 68 कास्ट प्राइस हो जाएगा, इसका माइनस कितना आएगा? 32%। किससे हो रहा है भाई? 68 से 100, 32 का हो रहा है। किससे हो रहा है? 68 से, यानी 32/68 × 100 करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। निकालिए कितना आएगा भाई? अप्रॉक्सीमेटली आएगा आंसर, एग्जैक्टली नहीं आएगा। 32/68 × 100 कितना आएगा भाई?
बताइए। जैसे हम लोग यदि 4 से काट देते हैं, 4 8 32, 4 एक कम 4, 4 से 28 यानी 17 चौका 68। फिर देखिए ये 8 गुणे 100, 800 अपन में 17 यानी 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 80 में से 68 12, 120 यानी 17 7 119 यानी 47% समथिंग आएगा आपका भाई। बिल्कुल देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत कितना होगा? 47% का होगा। तो दोस्त मेरे ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये जाके आप सभी का पूरा 65 सवाल कंप्लीट हो चुका है इस सेशन का। तो अब बताइए साथियों आप सभी का इन 65 सवाल में से टोटल कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप सभी को हर एक सवाल का आंसर याद हो चुका होगा इसी क्लास में। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो दोस्त मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डाउट बिल्कुल भी आप लेकर नहीं चलेंगे भाई, क्योंकि आप जानते हैं डाउट से भी भाई पूरा पेपर खराब हो सकता है। ठीक है, आपको किसी भी सवाल पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डेली क्लास करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, देखिए, रिवाइज करिए। लेकिन रात में सोने से पहले भाई आप एक बार जरूर जो आप पढ़े ना उसको रिविजन करके सोया करिएगा। ठीक है, हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए इस बार हमें अपने कट ऑफ को क्लियर करना है, एग्जाम को पास करना है। 20 दिन के तो समय बाकी है भाई, इसमें जी जान लगा लीजिए। ठीक है, तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।